हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अभय ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने आज न्यूज़ देखा होगा कि पार्लियामेंट ने संसद ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दिया है। आज बेसिकली हम इसी के बारे में बात करेंगे कि महिला आरक्षण की ज़रूरत क्यों है और आज़ादी के इतने समय बाद तक अभी तक महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं हो पाया। इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, एक जर्नी है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसकी क्या जर्नी रही है, कब कब ये बिल पास नहीं हो पाया, आखिर इतने समय क्यों लग गए। फ्रेंड्स, एक्चुअली बात 1971 की है, जब एक कमेटी बनी थी महिलाओं के स्टेटस जानने के लिए। उस समय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया, लेकिन महिला बिल पास नहीं कराया गया। 1988 में ऐसी एक कमेटी बनती है, नेशनल पर्सपेक्टिव कमेटी बनाई जाती है। और 1992 में सबसे पहली बार जब 73वां संविधान संशोधन होता है, 74वां संविधान संशोधन होता है, जिसमें पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ इवॉल्व होके आता है, उसी टाइम पे एक इसमें शब्द यूज़ किया गया कि महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ एक बात लिखी गई थी, एक स्टेटमेंट था। इसको मूर्त रूप देने के लिए, फाइनल रूप देने के लिए, या इस बिल को अमली जामा पहनाने के लिए 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार बनती है। और उस समय उन्होंने इस बिल को पास करने का प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से ये बिल लैप्स कर गया। ऐसा ही वाक़या 1988 में हुआ, 1999 में हुआ, 2002 में हुआ, 2008 में हुआ और 2010 में हुआ। अगेन 2014 में जब नई लोकसभा का गठन हुआ तो लोकसभा के भंग होने की वजह से ये बिल लैप्स कर गया। लेकिन फाइनली 2014 के बाद 9 साल के जर्नी के बाद 2023 में इस बिल को पास कराने का फैसला लिया गया। ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है, इसकी स्वागत करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें यह है कि इसमें विपक्ष भी एकजुट होकर एक साथ समर्थन किया है इस बिल को। तो इस बिल को पास होने में, एक्ट बनने में कोई बाधा नहीं आने वाली है, जैसा कि देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि जब महिलाओं की स्थिति की अगर हम गौर करें तो पूरे आबादी में लगभग आधे से थोड़े कम आबादी महिलाओं की है। ठीक है, उसके बाद भी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधि है पार्लियामेंट में, वो मात्र 14% के आसपास है। सवाल है कि आखिर एक महिलाओं की समाज में अगर स्थिति को मजबूत करना है, उन्नत बनाना है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना ही होगा, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेशन को जिताएं और वो यहाँ पे फिर से आएँ और विकास कार्यों के लिए काम करें। जब महिलाएं जीत कर आएंगी तो अपने जनप्रतिनिधि के लिए काम करेंगी, स्पेशली वीमेन इश्यूज़ को रेज करेंगी पार्लियामेंट में, और उससे संबंधित प्रोग्रेस की काम होंगे। इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया जाए। बात फ्रेंड्स शुरुआत होती है, आखिर इस समय इसकी क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी। इसके देखिए, इसके राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, लेकिन जो भी है अपने आप में बेस्ट है। दरअसल क्या है कि बात शुरू होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से, जिसके बाद सरकार ने हर घर महिलाओं को सिलेंडर देने की योजना बनाई। उसके बाद से महिलाओं के जीवन में काफ़ी सुधार हुआ और उनका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हुआ। उसके बाद महिलाओं को ये लगा कि ये सरकार हमारे लिए कुछ सोच रही है, हमारी हितैषी सरकार है। उसके बाद आप देखेंगे कि 2014 के बाद 2019 में जो इलेक्शन हुआ है, उसमें महिलाओं का जो वोटिंग है या उनका जो पोल है, वो पुरुष की तुलना में काफ़ी ज़्यादा था। ये भी इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला, जबकि महिला वोटरों की संख्या पुरुष के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। यानी ये फिर से एक बार इस मौजूदा सरकार में एक विश्वास दिलाता है महिलाओं के प्रति कि सरकार महिलाओं के हित में काम कर रही है। ऐसे समय में 2024 का इलेक्शन है, तब गवर्नमेंट ने मन बनाया कि इस बिल को पास किया जाए और एक एक्ट लाया जाए, ताकि महिलाओं की स्थिति और सुधार होगी, महिलाएं और मजबूत होंगी और उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा। बेशक फ्रेंड्स, ये राजनीतिक निहितार्थ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि जैसा कि आपने हिस्ट्री में अभी देखा कि इसकी कितनी लंबी जर्नी रही है। खैर ठीक है, अब आइए समझते हैं हम कि इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। अगर एक महिला को पार्लियामेंट में हम 33% अगर पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, राज्य की विधानसभाओं में दे रहे हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करता है। जो समाज यह मानता है कि हम पुरुष हैं, हम ही कर सकते हैं, वो एक परसेप्शन को ब्रेक डाउन करेगा और महिलाएं और पुरुष एक झटके में एकदम एक लाइन में लाके खड़ा कर देगा। दूसरा, विमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। जो विमेन में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, यानी विमेन्स उनके इश्यूज़ को रेज नहीं कर पा रही हैं, एड्रेस नहीं कर पा रही हैं, उसको ठीक से कवर नहीं कर पा रही हैं, उसमें एक बल मिलेगा। दूसरा क्या है कि पॉजिटिव पंचायत एक्सपीरियंस
जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पंचायत में जब महिलाओं की स्थिति, जहाँ पे महिला पोस्टेड है वहाँ उनकी महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है। महिलाओं के सारे सैनिटेशंस के वर्क हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे स्थिति में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। चौथी जो बड़ी बात है, जो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा। जो पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो गया था मेल मेंबर को टिकट देने की वजह से, आप देखेंगे कि बहुत सारे अपराधी छवि के व्यक्ति पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। आज भी उन पर कई सारे केसेस चल रहे हैं, ऑलरेडी कई केस पेंडिंग है। ऐसे लोग मसल्स पावर और मनी पावर के दम पे पार्लियामेंट में जगह बनाए हुए हैं। तो वहां से भी इसको इरेडिकेट करने में काफ़ी हद तक सहूलियत मिलेगी, सुविधा मिलेगी, आसानी होगी। उसके बाद जो इसके विपक्ष में या इसके कुतर्क जो होता है, इसके इतर जो तर्क दिया जाता है कि जो इसके नुकसान क्या होगा, वो यही होगा कि इसको एक रोटेशन में रिजर्वेशन देने की बात चल रही है। यानी जिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में उस रिजर्वेशन को मेल के लिए दे दिया जाए या फिर किसी और फीमेल को दे दिया जाए। तो जब एक मेल मेंबर जीत कर आएगा अपने क्षेत्र में, तो उसको इस बात का भरोसा ही नहीं रहेगा कि अगले 5 साल बाद जो इलेक्शन होगा फिर हमें उसमें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिजर्वेशन हो सकता है कि महिला के लिए हो जाए। तो वो ये सोचेगा कि इस 5 साल के लिए ही मैं बना हूँ, तो चलो जितना बटोरना है, मनी इकट्ठा करना है कर लिया जाए। यानी इससे विकास कार्य अवरुद्ध होंगे, यानी विकास कार्य काफी हद तक बाधित हो जाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इसके फायदे के बारे में जाना। अब हम आते हैं इसके नुकसान को देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो एक प्रोविजन करने की बात चल रही है वो ये है कि इसको रोटेशन बेस पे किया जाएगा। यानी जिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली में टिकट अलॉट किया जाएगा उसमें 2 मेंबर होंगे, एक मेल और एक फीमेल। एक फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा। तो जो मेल के लिए रिजर्व रहेगा, जो मेल के लिए रहेगा, उसमें इस बात की संभावना बनी रहेगी कि जो मेल मेंबर जीत कर चुनाव आएगा उसको इस बात की संभावना रहेगी कि हो सकता है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में जब चुनाव होगा तो शायद वो रिजर्व वीमेन के लिए सीट हो जाए। उस केस में यहाँ पे सोचेगा कि 5 साल के लिए हम आए हैं, तो चलो थोड़ा करप्शन कर लिया जाए, थोड़े पैसे बटोर लिए इकट्ठे कर लिया जाए। तो उस पर ये हो सकता है कि वहाँ पे करप्शन ज़्यादा होने की संभावना दिख रही है इसके वजह से। तो जो इसके कॉन्स है, जो इसके नुकसान है, वो ये देखने को मिल रहा है। अंत में मेरी एक एडवाइस है कि क्या हम ये नहीं सोच सकते कि जो बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल तो ठीक है ही, उसमें इंट्रा पार्टी जो विमेन का रिजर्वेशन है, यानी पार्टी के भीतर, पार्टी के अंदर, जैसे मान लीजिए भाजपा है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, उसके अंदर महिलाओं को अगर रिजर्वेशन दिया जाए और उनके अंदर ही महिलाओं को ऐसे टिकट दिया जाए, तो ये भी हो सकता है कि अपना एक बेस्ट पहल हो सकता है एक विमेन को आगे बढ़ाने के लिए। हम फ्रेंड्स ऐसे एक अपनी एडवाइस आपसे मांग रहे हैं कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। हम आगे अगली कड़ी में इसके बारे में बात करेंगे।